चलो भाई, अगला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में डिफरेंस करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये बताओ, किस बेस पे? बेस बता रहा हूँ तो उसके बेस, उसके आधार पे बताना। पहला डिफरेंस ये किसके बेस पे बनाओ कि ये किनके बीच में ये फोर्स लगते हैं, है ना। ये चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है, चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, ठीक है। और वो, ठीक है ना, ये दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, किसके बेस पे, किन पार्टिकल के बीच में ये फोर्स लगता है उसके आधार पे हो गया, ठीक है। चलो, दूसरा पॉइंट ये बताओ कि दोनों में से किसका फोर्स ज़्यादा और किसका कम होता है, इसके बेस पे अगर बताएं तो। दोनों में से किसका फोर्स ज़्यादा और किसका फोर्स कम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या होता है, ये इसका फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसका क्या होता है, कम, हाई और लो। और अगर कंपैरिजन तो कर ही चुके हो कि इस ये उसके रिस्पेक्ट में कितने गुना ज़्यादा होता है, तो कितने गुना ज़्यादा होता है, 10⁻39 गुना टाइम, ठीक है। तीसरा डिफरेंस अगर बनाने के लिए बोले कि इसके टाइप पे अगर बोला जाए कि ये कितने प्रकार का ये फोर्स लग सकता है, तो जैसे चार्ज होता है तो चार्ज लाइक और अनलाइक दोनों प्रकार के होते हैं, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों प्रकार का फोर्स होता है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो केवल और केवल अट्रैक्शन टाइप का बस लगता है, वो हमेशा दो मास एक दूसरे को के ऊपर हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही लगाते हैं। ये दोनों प्रकार का हो सकता है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के। लेकिन ये केवल और केवल ये आकर्षण यानी अट्रैक्शन बस फोर्स ही लगाता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, ये ओनली अट्रैक्शन। ठीक है, अगला पॉइंट अगर अपन बात करते हैं किसके बेस पे, तो मान लो अगर इसमें ये बताया जाए कि रेंज के बेस पे अगर बात करें, दूरी के आधार पे, तो बताओ कि इसमें से दूरी के आधार कौन ज़्यादा, मतलब इसमें ज़्यादा दूरी तक, कम दूरी तक, ऐसा कुछ रेंज के आधार पे। कि दोनों में डिफरेंस बताना तो दोनों बताओगे ना, रेंज के आधार पे दोनों में डिफरेंस बताओ, दूरी के आधार पे। हाँ, मतलब ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है, कम दूरी के लिए। तो पढ़े थे ना कि मतलब 10⁻−15 से भी कम बहुत नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा भी होना चाहिए, यानी कम ही होता है। तो ये शॉर्ट रेंज के लिए हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है, मतलब कि थोड़े बहुत ज़्यादा, बहुत कम दूरी पर नहीं रहना चाहिए, तो कम दूरी के लिए ही है, पर बहुत कम नहीं होना चाहिए। हाँ, और ये लॉन्ग रेंज में भी लग जाता है। ये तो जानते ही हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है भाई, पूरे प्लेनेट में लग रहा है। एक एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल। तो कितनी दूरी है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि ये लॉन्ग रेंज के लिए ही है, ठीक है। क्लियर। पांचवा, अगर मान लो अपन इसका ये किसके बेस पे बताएं कि मीडियम के इफेक्ट के बेस पे अगर डिफरेंस बात करें, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में लगता है, तो इन दोनों में मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है दोनों के फोर्स में, उसके बेस पे अगर बात करें। मीडियम, मीडियम घटा देता है ना इसका फोर्स, प्रभाव पड़ता है मीडियम का, ये प्रभावित होता है माध्यम से, इसका फोर्स जो होता है वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। अभी इसके पहले यही तो पढ़े थे, ठीक है ना, कि मीडियम अगर दो चार्ज के बीच में हम मीडियम रख देते हैं तो उसका फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है। एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर कुछ भी पानी, गिलास, वाटर कुछ भी रख दो तो उसका एयर के रिस्पेक्ट में फोर्स उनके बीच में क्या हो जाता है, घट जाता है।
तो मीडियम का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का बीच में तुम कुछ भी ला दो, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना लगता है उतना ही लगेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि मीडियम का प्रभाव अगर बात करें तो इसमें मीडियम यानी माध्यम का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, और इसमें नहीं पड़ता, माध्यम का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो इसका फॉर्मूला अपन जो फोर्स वाला लिखते हैं, तो इसके फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या अपन यूज करते हैं, के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला अपन लोग क्या यूज करते हैं, F इक्वल टू जी इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगला डिफरेंस आप इस पे बना सकते हो, ये के और जी पर, ठीक है ना, कि जो इसका यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, के, और इसका मान कितना होता है एसआई में, यूनिवर्सल, इसको क्या बोलेंगे, इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू होती है के, ये कितना होता है 9 × 10⁹ यूनिट के साथ बोलोगे तो न्यूटन मीटर के स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। इसका जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो क्या होता है, कितना होता है 6.67 × 10⁻11, यूनिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर, ये दोनों मास है ना, तो किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया इसका डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस क्या बन जाएगा कि रेस्ट चार्ज एंड मोशन चार्ज, यानी कि स्थिर और गति आवेश में लगने वाले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है, यहाँ पे अलग अलग होता है, लेकिन इसमें रेस्ट और मोशन, चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, दोनों ही केस में आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस ये है कि डिस्टेंस नहीं चेंज होना चाहिए दोनों के बीच में, फिक्स डिस्टेंस रहना चाहिए, और फिर उसके बाद आप उसको मोशन में लाओ, तो इसमें बदल जाएगा और उसमें वही रहेगा। सिमिलरिटी का बेस पे अगर डिफरेंस बनाए, यानी कि दोनों में समानता क्या है, दोनों के दोनों कैसे फोर्स हैं, सेंट्रल फोर्स हैं, यानी कि केंद्रीय बल है, इसमें भी यही, और कंजर्वेटिव, दोनों के दोनों क्या हैं, कंजर्वेटिव फोर्स भी हैं। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब संरक्षी बल, ठीक है। तीसरा, हाँ, दोनों के फॉर्मूले में बटे में आर स्क्वायर होता है ना, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों के दोनों, ठीक है ना, यानी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का फॉलो करते हैं दोनों, व्युत्क्रम वर्ग का नियम तो दोनों फॉलो करते हैं। और क्या बोल सकते हो, ये फोर्स जो है वो वैक्यूम में भी लग सकता है, ये भी वैक्यूम में